ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। ये दो डेफिनेशन आप देख लेंगे ना आराम से, जीन उत्परिवर्तन और बिंदु उत्परिवर्तन। देखो बहुत सिंपल है, अगर चेंजमेंट जीन में हो जाए तो उसको हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर क्योंकि यह जो जीन उत्परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि गुणसूत्र पर एक लोकस या एक जीन पर ये चेंजमेंट हो रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। क्लियर है बात। तो दोनों आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप। तो टाइप की बात हम करें तो देखिए कि जीन उत्परिवर्तन के प्रकार, और एग्जाम में यहां से वो क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये टाइप समझने हैं। ठीक है, तो टाइप की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टाइप है वह है अनुपथन होता है। क्या होता है, अनुपथन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन, तो जैसा कि शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया था, नहीं बताया था, अनुपतन के बारे में पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं 11th क्लास में। तो अनुपतन को एक बार समझने की आप कोशिश कीजिए, क्या होता है अनुपतन। जब एक प्यूरिन का स्थान पिरिमिडिन व एक पिरिमिडिन का स्थान प्यूरिन ले लेता है तो इसे अनुपथन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं तब आपको मैं इसको समझाऊंगा। सुनिए, तो सबसे पहले आप इनको पहले नोट कीजिए, इन दोनों को, या इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या इन दोनों को आप लिखिए वहीं पर, और फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। लिख लिया? चलिए भाई, तो अब आप देखिए, पूरा माइंड अब यहां पर आप लगा देना। ठीक है, टाइप क्या पढ़ रहे हैं हम, उत्परिवर्तन के प्रकार, वो भी कौन से उत्परिवर्तन के, जीन उत्परिवर्तन के। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो अनुपथन है। ठीक है, हाँ वैसे संक्रमण है पर हमने पहले अनुपथन लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ बुक में तो संक्रमण है, ये थोड़ी है कि ये क्रम से ही हमें पढ़ने पड़े है ना। हाँ, इनका क्रम से कोई मतलब नहीं है। सुनिए भाई, क्या कह रहा है अनुपथन, कि एक प्यूरिन का स्थान, अच्छा ये आप जानते हैं ना, प्यूरिन और पिरिमिडिन दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। चलिए, तो ये क्या कह रहा है कि जब एक प्यूरिन का स्थान पिरिमिडिन ले ले या पिरिमिडिन का स्थान प्यूरिन ले ले तो इसे हम अनुपथन कहते हैं। ये तो है इसकी डेफिनेशन।
अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल आप अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए अब यहां जो मैंने ये लिखे हैं वो नाइट्रोजन क्षार है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं डीएनए जो होते हैं नाइट्रोजन क्षारों से ही बनते हैं और नाइट्रोजन क्षार सीक्वेंस में होते हैं, क्रम में होते हैं। तो देखिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये एक क्रम में चल रहे थे नाइट्रोजन क्षार, है ना। अब इसमें मैंने आगे क्या किया कि तीसरे नंबर पे जो ग्वानिन था ना ग्वानिन, तो ये कौन से ग्रुप का है? प्यूरिन ग्रुप का, है ना। तो यहां मैंने क्या लिख दिया है? साइटोसिन। क्या लिख दिया है? साइटोसिन। आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये थर्ड नंबर पर साइटोसिन है और साइटोसिन क्या है? एक प्रकार का प्रीमिडिन है। क्या है? एक प्रकार का प्रीमिडिन है। तो क्या हुआ यहां पर कि एडेनिन के स्थान पर कौन आ गया? प्रीमिडिन आ गया। क्या आ गया? प्रीमिडिन। और इसी प्रकार यहां नीचे एग्जांपल पे हम देखें कि ये जो थाइमिन है वो एक प्रीमिडिन है और इसके स्थान पर क्या आ गया है? प्यूरिन। क्या आ गया है? प्यूरिन। तो हम क्या बोल के चल रहे हैं कि अगर एक प्यूरिन का स्थान प्रीमिडिन ले ले, बात समझो, एक प्यूरिन का स्थान प्रीमिडिन ले ले या एक प्रीमिडिन का स्थान प्यूरिन ले ले, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अनुपथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपथन कहते हैं, ट्रांसवर्सन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इसको समझना है, क्योंकि इस बार इनके आने के चांस बनते हैं क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो अनुपथन आपको समझ में आ गया। क्या है अनुपथन? भाई डीएनए का क्रम था और डीएनए में नाइट्रोजन क्षार ही तो होते हैं, क्योंकि हम डीएनए का निर्माण जान चुके हैं 11वीं क्लास में। तो अब होगा क्या कि जो नाइट्रोजन क्षार चल रहे थे, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई जीन में ही चेंजमेंट हो, भाई जीन तो ये होता है जैसे ये कोई फिक्स बिंदु है ना, एक नाइट्रोजन क्षार, तो यही तो चेंज हुआ है केवल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन उत्परिवर्तन, है ना। तो ऐसे आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ऐसे पूछा था, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, है ना, और किसी दो को अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन को आपको देखकर पहचानना था ये क्या हो रहा है ना। अगर ऐसे आ जाए जैसे थर्ड स्थान पर यहां ग्वानिन पे उसने अंडरलाइन किया हुआ है और सेकंड में साइटोसिन पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप इससे क्या समझेंगे? आप इससे समझेंगे कि यहां पर प्यूरिन के स्थान पर प्रीमिडिन आ गया है। और जब हम इतना समझ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी प्यूरिन का स्थान कोई प्रीमिडिन ले या प्रीमिडिन का स्थान कोई प्यूरिन ले, तो इस घटना को या इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन को हम अनुपथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपथन। तो आप आराम से समझ जाएंगे ना अनुपथन को। ठीक है, ये नोट कर लिया ना आपने? हाँ, चलिए नेक्स्ट। सेकंड जो टाइप है वह है संक्रमण। क्या है? संक्रमण, जिसको ट्रांजिशन बोलते हैं हम। ठीक है, तो संक्रमण की क्या डेफिनेशन होती है भाई? जब प्यूरिन का स्थान प्यूरिन व प्रीमिडिन का स्थान प्रीमिडिन ही ले, तो इसे संक्रमण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं, कुछ भी हम यहां पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, एक एग्जाम्पल लिख दूं मैं।
चलो इसको चेंज कर लो, इसको देखिए भाई। तो ये जो हमको दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन क्षार का क्रम चल रहा है, इसमें सेकंड नंबर पर ग्वानिन है, और ग्वानिन हम जानते हैं प्यूरिन है, ठीक है। तो इसका आगे चेंज होकर क्या हो गया, एडिनिन हो गया। तो ये भी एडिनिन क्या है, एक प्यूरिन है, और ये भी क्या था, प्यूरिन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन का स्थान ले रहा है, या मैं कह सकते हैं कि एक प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन, और इसमें देखो थाइमिन जो है वो पिरिमिडिन का है, और यहां थर्ड नंबर पर हमने साइटोसिन कर दिया है। तो यहां क्या हो रहा है, एक पिरिमिडिन का स्थान कौन ले रहा है, पिरिमिडिन। कौन ले रहा है, पिरिमिडिन। तो बहुत सिंपल सी बात है ना इसमें। अब देखिए आप एक बार दोबारा परिभाषा पढ़ें कि यदि प्यूरिन का स्थान प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्थान पिरिमिडिन ही ले, तो इस घटना को हम संक्रमण कहते हैं। और यदि चेंज हो जाए, अपोजिट हो जाए, कि प्यूरिन का पिरिमिडिन और पिरिमिडिन का प्यूरिन, तो उसे हम अनुपथन कहते हैं, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी करिए। बना लिया, चलिए। तो आपको दोनों समझ में आ गए ना, प्यूरिन वो संक्रमण और अनुपथन, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड की हानि या प्राप्ति होने से उनके पढ़ने का क्रम व कोड बदल जाता है, तो इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है भाई। देखिए फ्रेम शिफ्ट क्या कहता है कि एक न्यूक्लियोटाइड की हानि, अच्छा न्यूक्लियोटाइड, या मैं आपसे कहूं एक कोडॉन, क्या कोडॉन। और कोडॉन क्या होता है भाई, कोडॉन होता है 3 नाइट्रोजन क्षारों का जोड़ा। आप जानते हैं ना कोडॉन के बारे में, आनुवांशिक कोट हमने पढ़ा है। तो 3 नाइट्रोजन क्षारों के जोड़े को या पेयर को हम क्या कहते हैं, एक कोडॉन बोलते हैं। तो ये फ्रेम शिफ्ट में क्या कह रहा है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड की हानि, क्या मैं कहूं पूरे एक कोडॉन की कमी हो जाए या पूरा एक कोडॉन जुड़ जाए, तो उससे उनके पढ़ने का जो क्रम है, जो हम पढ़ते जाते हैं, जैसे CAT CA CAT CAT ऐसे पढ़ रहे ना, एक सीक्वेंस में हम पढ़ते, इसको अल्पविराम नहीं होता है इसमें, हम पढ़ चुके हैं आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की हानि होने से या एक्स्ट्रा जुड़ने से उनके पढ़ने का क्रम और जो कोडॉन होता है वो बदल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं।
एक एग्जाम्पल पे हम इस नजर डालते हैं तो देखिए, यहां अगर हम कोडोनों को पढ़ते हुए चले, जैसे CAT, CA, CAT, CAT, ये चल रहा था क्रम। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, एक ATC नाम का न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा जोड़ दिया या जुड़ गया उत्परिवर्तन की वजह से। तो अब इसके पढ़ने का क्रम CAT, ATC, CA, CAT, CAT। बात समझ में आ रही है? तो इस घटना को या इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बहुत सिंपल है, आपको इतना याद रखना है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड की हानि हो रही है या कोई न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा जुड़ रहा है तो हम इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फिर आप एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है? बस इतना से आपको करना है उसमें। तो ये था हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलो नोट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, आप बुक से भी इसके एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है अपर्यायक, जिसको हम मेसेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेसेंस, अपर्यायक, ठीक है? तो देखिए अपर्यायक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के कारण, न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के कारण कोडोन बदलने से एक नया अमीनो अम्ल जुड़ जाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? अपर्यायक, जिसको हम मेसेंस के नाम से जानते हैं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अपर्यायक क्या होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन हो जाए, एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड ही आ जाए। प्रतिस्थापन का मतलब तो यही होता है कि कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक का स्थान ले लेता है, तो उसके कारण क्या होता है कि कोडोन ही चेंज हो जाते हैं। आप याद कीजिए, मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था, और सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यह जो घटना हो रही है वो उत्परिवर्तन के कारण हो रही है। वहां क्या था भाई, एक GAG था, नॉर्मल व्यक्ति का GAG एक कोडोन था, लेकिन क्या हुआ कि दूसरे नाइट्रोजन क्षार के प्रतिस्थापन के कारण यहां पे क्या हो गया, GOG हो गया। तो देखिए ये एक कोडोन है और ये भी एक कोडोन है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के कारण ये जो कोडोन है वो चेंज हो गया। भाई GAG एक कोडोन था, अगर इसका न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, या मैं कहूं कि ए के स्थान पर थाइमिन ही आ जाए, एक नाइट्रोजन क्षार चेंज हुआ उत्परिवर्तन के कारण, तो ये GUG कोडोन में नहीं बदल जाएगा क्या? RNA में बदलता है ना। तो इस कोडोन के बदलने से एक नया अमीनो अम्ल जुड़ता था ना, आपको याद होगा वैलिन, जबकि ये कौन सा अम्ल बनाता था? ग्लूटामिक। जो GAG कोडोन था वो तो नॉर्मल रूप से ग्लूटामिक अम्ल बनाता था, लेकिन इस उत्परिवर्तन के कारण GAG कोडोन के स्थान पर GUG कोडोन आ गया, जिससे एक नया अमीनो अम्ल वैलिन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? वैलिन। तो इससे कौन सा रोग हो जाता था? सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाता था? सिकल सेल एनीमिया। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टाइप है जीन म्यूटेशन का, वह है मिसेंस, जिसको हम अपर्यायक कहते हैं। और इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा बनती है कि न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के कारण
न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के कारण कोडोन बदल जाते हैं, जिससे एक नया अमीनो अम्ल जुड़ जाता है और इस कारण सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जीन म्यूटेशन का ही एक टाइप है, सिकल सेल एनीमिया का होना। ठीक है भाई, बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निरर्थक, जिसको हम नॉनसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉनसेंस, निरर्थक, जिसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है भाई, तो नॉनसेंस क्या होता है? इसमें एक न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार परिवर्तित होता है कि वह आधे रास्ते में ही स्टॉप कोडॉन बन जाता है और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। देखिए भाई, निरर्थक जो कि हम लास्ट टाइप के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद एक साइलेंट और है, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। साइलेंट जो म्यूटेशन है जिसको हम नीक कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट वन ये भी है नॉनसेंस। तो नॉनसेंस म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है भाई, कि कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार चेंज हो जाए, न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार चेंज हो जाता है कि वह आधे रास्ते में ही स्टॉप कोडॉन बन जाता है। या मैं कहूं कई बार कोई ऐसे न्यूक्लियोटाइड के चेंज होना जो स्टॉप कोडॉन के रूप में बदल जाए, तो उस प्रकार के म्यूटेशन को हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल पर जरा नजर डालिए। देखो, ये कोडॉन चल रहे हैं, GAA 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 चल रहे हैं, लेकिन यहां क्या हुआ कि ये जो ग्वानिन था इसके स्थान पर यूरेसिल आ गया। ठीक है, यू आ गया, यूरेसिल। तो इससे क्या हुआ, अब आप खुद समझदार है। UAA, याद कीजिए आनुवांशिक कोड को। UAA एक स्टॉप कोडॉन होता है। 3 प्रकार के स्टॉप कोडॉन मैंने आपको बताए थे, उनमें एक मुख्य स्टॉप कोडॉन कौन है? UAA। नहीं है क्या स्टॉप कोडॉन? और अब खुद सोचिए, जब मैंने आपको ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कराई थी, अनुवादन की, जिसमें हम mRNA और राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन बना रहे थे, तब मैंने आपको लास्ट में ये कहा था कि भाई जब ये राइबोसोम चलते, राइबोसोम की यूनिट, सब यूनिट चलती हैं, और जैसे ही इनके पास अगर स्टॉप कोडॉन आ जाए तो ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती हैं और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। पढ़ा था ना हमने। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि प्रोटीन का संश्लेषण चल रहा था, लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि जो GAA कोडॉन था वह न्यूक्लियोटाइड UAA में बदल गया। और UAA क्या है? एक स्टॉप कोडॉन। क्या है? स्टॉप कोडॉन। तो जैसे ही राइबोसोम की सब यूनिट यहां तक आ पाएंगी, तो वहीं इसको क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन संश्लेषण को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को नोट कीजिए। कर लिया भाई? नहीं, यही बात समझ में है। ठीक है,
नॉनसेंस, तो नॉनसेंस का मतलब होता है निरर्थक, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसमें सिंपल सी बात आपको इतनी याद रखनी है कि भैया न्यूक्लियोटाइड ऐसे चेंज हो जाए कि जो आधे रास्ते में स्टॉप कोडॉन बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो GAA और एक में आप UAA कर दीजिए। आप खुद समझदार हैं, आप खुद भी इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपसे एग्जाम्पल को देकर आपसे उसका नाम पूछ सकता है, जैसा कि उसने बोर्ड एग्जाम में पूछा था, ठीक है। हाँ, तो ये उतार लिया। तो ये हुए हमारे टाइप किसके, जीन म्यूटेशन के, ठीक है। और बाकी हम बातें करेंगे सेकंड पार्ट में।